नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गलतफहमी एक ऐसी बीमारी होती है जो आदमी को कभी सच देखने नहीं देती। उसको ये एहसास ही नहीं हो पाता कि वास्तविकता क्या है और जिस आभासी दुनिया में या गलतफहमी की दुनिया में वो रह रहा है वो क्या है। दोनों का कभी तारतम्य उस तरह से बन नहीं पाता उसके सामने। वो ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहा हो, वो दरअसल उसमें विश्वास करने लगता है। झूठ बोलते बोलते अपने झूठ पर यकीन करने लगता है कि यही सच है। और गलतफहमी के साथ अहंकार मिल जाए तो फिर करेला नीम चढ़ा। और आप या दूसरा उदाहरण देना चाहें तो शायद ज़्यादा वो सही होगा कि कोढ़ में खाज हो जाए। वो उस तरह का मामला होता है। दो नेता इस समय हैं जो एकदम बिल्कुल जो है गलतफहमी के हिमालय पर खड़े हैं। एक का नाम है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। दूसरे का नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। दोनों की गलतफहमी और अहंकार का कोई जवाब ही नहीं है। दोनों को लगता है कि सिर्फ हम बुद्धिमान हैं और बाकी लोग बेवकूफ़ हैं, वो कुछ समझते नहीं। तो बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझें, बाकी लोगों को नासमझ समझें, अपने को बुद्धिमान समझें, ये उनका अधिकार है। मैं मानता हूँ ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन देश की जनता को बेवकूफ़ और नासमझ समझे, ये उनका मौलिक अधिकार नहीं है। और इसकी सज़ा जिसने भी, और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको भी ये गलतफहमी हुई और इस अहंकार में रहा कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, उसको जनता ने ऐसा सबक सिखाया है कि हमेशा उसको याद रहे। तो इन दो नेताओं की बात करें। अब आप नीतीश कुमार, आज बिहार विधानसभा में उनको विश्वास मत लेना था। विश्वास मत जीत जाएंगे, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात थी। और आज ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों के ठिकानों पर 21 से 23 ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई है। आपको पता है घोटालों के बारे में? रेलवे में नौकरी के बदले में ज़मीन और इस अवैध कमाई से मॉल का निर्माण, ये 2-3 कई आरोप हैं जिनके सिलसिले में ये छापे पड़े हैं। नीतीश कुमार को सुनिए, आप कह रहे थे 2017 में आरोप लगा रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की क्या आरोप लगा रहे थे। तेजस्वी वहीं पास में ही बैठा था कि उनको बोल नहीं पाए कि क्या आरोप लगा रहे कि ये है वो है, मतलब उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या हुआ 5 साल में? तो उनको लग रहा है कि हम बेकार छोड़ के गए थे। उस समय लग रहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, पार्टी इनकी निपट जाएगी। लालू प्रसाद यादव जो है जेल में थे उस समय और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया है आजीवन, तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते। तेजस्वी उनके उभरते हुए नेता हैं, वो जेल चले जाएंगे तो हमारे लिए मैदान खुला होगा। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं बीजेपी ने। इस बात का उनको अफसोस लग रहा था। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके वक्तव्यों की। एक, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही थी। मान लीजिए कि उनकी पार्टी को तोड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही थी। ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वही बात सही है, ये बात सही है। तो इसलिए वो छोड़कर चले गए, ये गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया। तो वो बताएं कि 2013 में उनकी पार्टी टूट रही थी क्या? 2013 में क्यों छोड़कर गए? और फिर बताएं कि 2015 में साथ जीतने के बाद आरजेडी के 2017 में महागठबंधन छोड़कर क्यों गए? तब कौन पार्टी तोड़ रहा था? तो ये अपनी दुनिया में जीने वाले लोग हैं। हर समय लगता है कि हर आदमी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, इससे बच के रहो। इसलिए वो जिसके साथ रहते हैं सबसे ज़्यादा शक उनको उसी पर होता है। जो उनकी मदद करता है, जो उनको आगे बढ़ाता है, जो उनको सत्ता में रखता है और सत्ता आगे भी दिलाने का वायदा करता है, उसी पर सबसे ज़्यादा शक करते हैं, उसी के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उसी के खिलाफ हर समय सोचते रहते हैं। ऐसे हैं नीतीश कुमार। दूसरा उनका बयान है। अब आप देखिए, अभी जुमा 4 दिन हुआ आरजेडी के साथ गए और कह रहे हैं कि अगर सब मिल जाएं तो इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। किसको? बीजेपी को। कब के लिए? 2024 के लिए। अब किसी व्यक्ति को या तो वो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ हो, या फिर वो झूठों का सरदार हो, या फिर जो मैंने शुरू में बात कही गलतफहमी और अहंकार का
अगर उसके साथ सम्मिश्रण हो, तभी वो ऐसी बात कर सकता है कि अगर सब मिल जाएं तो इनको कोई पूछेगा नहीं। अरे भाई, आपको पूछने वाला कोई मिलेगा कि नहीं 2024 में? पहले इसका फैसला कर लीजिए, पहले इसके बारे में सोच लीजिए। 2014 में भी आप यही सोच कर गए थे कि इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। 40 में से 2 सीटें मिली थी, तब आप भागकर बड़े भैया के पास गए थे। बड़े भैया ने आपको तार दिया, बचा लिया। फिर बड़े भैया से आप परेशान हो गए भतीजे से, तो भागकर फिर इधर आए, फिर इधर से जो है भागकर उधर गए हैं। और मान लीजिए कि 2024 में 2014 जैसा हाल हुआ, तब क्या करेंगे ज़रा सोच लीजिए। नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है वो उनको सच्चाई देखने, स्वीकार करने नहीं दे रही है। उनको लग रहा है कि वो जहाँ रहेंगे, वो अमिताभ बच्चन की एक डायलॉग है ना एक फिल्म का, कि जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो नीतीश कुमार को लगता है कि जहाँ हम होते हैं वहीं सत्ता होती है। तो बिहार के मामले में तो सही साबित हुआ अब तक कि जहाँ वो रहे वहीं सत्ता रही। लेकिन मुझे लगता है कि इस नियम का समापन का समय आ गया है। अब इसके बाद नीतीश कुमार जहाँ होंगे वहाँ सत्ता होगी, ये संभव नहीं लग रहा है। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ विधानसभा की दृष्टि से। लेकिन उससे पहले भी ऐसा हो सकता है कि उनके रहते हुए भी सत्ता न रहे। लेकिन वो भविष्य की बात है, उसकी बात नहीं करते। अभी नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं उसी की बात करते हैं। जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको अगर ज़रा भी सच्चाई का, वास्तविकता का, ज़मीनी हकीकत का एहसास होता तो उनको पता चलता कि सारा विपक्ष मिला था एक ही बार 1989 में, 88-89 में। मैं 1977 की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय परिस्थितियाँ अलग थी। सब पार्टियों का विलय हो गया था और एक जनता पार्टी बनी थी। वो उसको मैं एक अपवाद मानता हूँ, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 1989 में तब भी कितनी सीटें आई थी? तब 3 पार्टियों को मिलकर सरकार बनानी पड़ी थी। जनता दल जो नेतृत्व कर रहा था उस गठबंधन का, उसकी 543 में से 543 में से 143 सीट्स आई थी। उस पार्टी से निकले हुए हैं। उस पार्टी का एक छोटा सा हिस्सा है नीतीश कुमार, और कह रहे हैं सब मिल जाएं। सब मिल जाएं तो क्या हो जाएगा? सब मिलके कौन किसकी मदद कर देगा? क्या एमके स्टालिन आके बिहार में उनको सीट जिता देंगे, या नीतीश कुमार तमिलनाडु में जाके स्टालिन को सीट जिता देंगे? तो ये गलतफहमी कि सब मिल जाएं, वो केवल एक अंक गणित है कि इतने % वोट फला पार्टी के खिलाफ पड़े, और वो किसी के खिलाफ आप कर सकते हैं। नेहरू से लेकर कांग्रेस का अब तक का, जब तक वो सत्ता में रही, आप जोड़ लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस को 50% या उससे ज़्यादा वोट मिले हों। तो आप हमेशा कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा लोग तो कांग्रेस के खिलाफ रहे। अगर ये मिल जाएं तो फिर हरा देंगे। यही शेख चिल्ली का यही सपना देख के 1971 में पूरा विपक्ष एक हो गया था। ग्रैंड अलायंस बना था। महागठबंधन उस समय नाम नहीं था, ग्रैंड अलायंस था। सब पार्टियां मिल गई थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी। सबका सफाया हो गया। तो पार्टियों के मिल जाने से वोटर का मन नहीं बदल जाता है कि आप अलग अलग लड़ेंगे तो उसका मन अलग होगा, आप एक साथ लड़ेंगे तो उसका मन अलग होगा। वो ये तय करता है कि किसको लाना है हमें, और ये भी तय करता है कि किसको तो आने नहीं देना है। तो आप मान कर चलिए कि जिस तरह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है क्षेत्रीय दलों में, उसमें उनके लिए लोकसभा चुनाव में तो कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा चुनाव में सब पार्टियां मिल जाएं, अलग अलग लड़ें, लड़ने के बाद मिलें, जैसे भी मिलें या न मिलें, उनके लिए अभी फ़िलहाल कई चुनाव तक जो है केंद्र में सत्ता आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि अब वो आ गए हैं विपक्ष में तो अब संभावना बढ़ गई। ये अहंकार है कि हमारे आने के बाद जो है बिल्कुल परिस्थिति बदल गई। एकदम से परिस्थिति में इतना बड़ा परिवर्तन, मौलिक परिवर्तन आ गया है कि अब सब कुछ, सारे राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। जो लोग अभी तक बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश थे, उनके समर्थक थे, वो सब विरोधी हो गए क्योंकि नीतीश कुमार अब उनके साथ नहीं है। इस गलतफहमी का क्या करेंगे? दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल।
ये तो गलतफहमी और अहंकार के हिमालय पर ही नहीं, झूठ के भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, एवरेस्ट पर खड़े हैं। इनको लगता है कि अगर झूठ नहीं बोला किसी दिन तो इसका मतलब दिन खराब हो गया। झूठ से ही उनका पूरा तंत्र शुरू हुआ, धोखे और झूठ से। धोखा दिया अन्ना हजारे को, झूठ बोला पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनाई। राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति में गए। घूम घूम कर 2011 से 2013 के बीच में केंद्र के उस समय नेताओं मंत्रियों के खिलाफ उनके घर के बाहर नोटिस लगाते थे कि ये भ्रष्ट हैं, सत्ता में आएंगे तो इनको जेल भेज देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बारे में कहते थे, आते ही जिस दिन शपथ लेंगे FIR इनके खिलाफ कराएंगे, इनको जेल भिजवाएंगे। आज तक वो FIR नहीं हुई। जिनके घर के बाहर नोटिस लगाया, उनमें से जिन लोगों ने मुकदमा कर दिया, उन सब से लिखित माफ़ी मांगी, सिफारिशें कराई तमाम जगहों से, प्लीज़ किसी तरह माफ़ कर दो, छोड़ दो, जाने दो। इस तरह से बचकर यहाँ तक पहुँचे। अब एक नया शिगुफा छोड़ा है, नया क्या कहें, नए शिगुफे छोड़ रहे हैं। पहला ये कहा कि मनीष सिसोदिया को ऑफ़र दिया बीजेपी ने कि तुम आम आदमी पार्टी तोड़कर आ जाओ, तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। तो जो जेल जा रहा है, जिसका एक पैर जेल में है, उसको कौन मुख्यमंत्री बनाएगा, कौन मंत्री बनाएगा, क्यों ऑफ़र देगा? और क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया अगर चाहें तो वो पार्टी को तोड़ सकते हैं, फिर उससे आगे बढ़े? कहा कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। हमारे 4 विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफ़र दिया गया और कहा कि अपने साथ और लाओगे तो 25 करोड़ देंगे। अब कोई सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि 70 सदस्यों की दिल्ली विधानसभा है, उसमें 62 सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं, 8 बीजेपी के हैं। कह रहे हैं ऑपरेशन कमल फेल हो गया बीजेपी का। ऑपरेशन कमल को सफल बनाने के लिए, यानी सरकार बनाने के लिए, बीजेपी को कितनी सीटें चाहिए? 28-29 सीटें चाहिए, मतलब 70 में 36 सीटें चाहिए। तो 28 सीटें कम से कम चाहिए। तो 4 MLA आए और उन 4 ने जो बात कही, रटी रटाई क्या डायलॉग मारा है, कहा कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, बिक जाएंगे लेकिन पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे। तो भाई 62 में केवल 4 भगत सिंह के अनुयायी निकले, केवल वही भगत सिंह को मानने वाले हैं। और उन 4 को लेकर क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही थी? तो गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। मनीष सिसोदिया का जेल जाना तय है। वो दिन लगातार नज़दीक आ रहा है। जैसे ही ईडी की एंट्री हुई है, जो मनी ट्रेल मिल रही है, उस मनी ट्रेल में और भी कई लोग जाने वाले हैं। ये दिखाई दे रहा, अरविंद केजरीवाल खुद जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, उनको पता है, इसलिए वो खुद ही कह रहे हैं। पहले कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को जो है ये जेल भेजना चाहते हैं। उनका मंगल या बुधवार को बयान आया है कि 3-4 दिन में मनीष सिसोदिया जेल चले जाएंगे। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया कब जेल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए अपने अलावा कोई नहीं है। मनीष सिसोदिया जेल जाए, अमानतुल्लाह खान जेल जाए, संजय सिंह जेल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उनकी जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी बची हुई है और उनके ऊपर आँच नहीं आती, तब तक अरविंद केजरीवाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्हीं के लोग बाहर निकल कर बता रहे हैं। ये तो ये कराने की आदत है। उनके एक समय बड़े सखा रहे, दोस्त रहे योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये बकवास कर रहा है, इसकी ये आदत है, इस तरह से अपने विधायकों को डराता है कि बीजेपी तोड़ रही है, खरीद रही है। ये अपने ही लोगों से इस तरह के फ़ोन करवाता है। ये बीजेपी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस व्यक्ति की, जो इसके करीब रहे हैं, उनकी नज़र में क्रेडिबिलिटी क्या है, साख क्या है, इस व्यक्ति की जो है वो कितनी विश्वसनीयता है। तो ये 2 लोगों की जोड़ी, और दोनों में एक कॉमन बात है, दोनों को लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक जो 15 या 16 या 14 या 12 सीट पर, लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा, वो कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। दूसरा, अभी तक पिछले 2 चुनाव में, जब से पार्टी बनी है उनकी, 2 चुनावों में सिर्फ एक बार 4 सीट और एक बार 1 सीट जीत चुके हैं। इस समय एक भी लोकसभा की सीट नहीं है। तो वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की ही बात माने कि सब मिल जाएंगे। अगर ये 2 मिल जाएंगे तो क्या होगा?
दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई बाहर आ पाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर ही बेहोश हो जाएंगे। मारपीट करने की ज़रूरत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मारपीट होगी, मारपीट की तो नौबत ही नहीं आएगी। दोनों एक दूसरे के दावे सुनकर, एक दूसरे की बातें सुनकर वहीं बेहोश हो जाएंगे। तो ये जो दो नेता हैं ये भारतीय राजनीति के नए नमूने हैं। इन पर अध्ययन होना चाहिए कि इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल कैसे लेते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं। ये भी मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है कि इनके मन में क्या चलता होगा। क्या ये सचमुच ऐसा मानते हैं या इतने कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, तो उसके लिए करते क्या हैं, कहाँ से ये आत्मविश्वास लाते हैं। झूठ बोलने का, फरेब करने का, धोखा देने का, लगातार तिकड़म करने का, अपने लोगों के साथ ही दगा करने का, ये जो योग्यता है इनमें, इनको विशिष्ट बनाती है। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं, बिरले लोग हैं, खोजने से मुश्किल से मिलेंगे। अच्छे खराब, कम अच्छे कम बुरे, ये इस तरह के सब नेता मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे दो जो नायाब नमूने हैं वैसे खोजना बड़ा मुश्किल है। तो 2024 इन दोनों की राजनीति की अंत की शुरुआत होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही होगा, लेकिन मेरा एकदम दृढ़ विश्वास है कि 2024 में इस देश का मतदाता तय करेगा इनका राजनीतिक भविष्य। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।